हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल लर्न विद पायल। तो गाइस, इस वीडियो में हम देखेंगे अमेंडमेंट्स, जो कि हम पहले भी एक वीडियो बना चुके हैं जिसमें हमने सारी फेमा की अमेंडमेंट्स कंप्लीट कर ली थी। तो अब जो अमेंडमेंट्स रहेंगी वो बाकी के चैप्टर की रहेंगी। तो बात कर लेते हैं, क्या ये सिर्फ पेपर 4 के लिए रहेंगी या पेपर 60 के लिए रहेंगी। तो मैं आपको बता दूं, ये अमेंडमेंट्स जो हैं, जो हमारे कॉमन चैप्टर हैं, लाइक फॉर्मूला हो गया, आईबीसी हो गया, तो वो चैप्टर्स में जो अमेंडमेंट है गाइस, तो वो हमारी कॉमन रहेंगी फॉर द पेपर 4 एंड द पेपर 60। ठीक है, अब बात करते हैं कि क्या अमेंडमेंट्स जो है ये इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको बता दूं, अमेंडमेंट्स की अगर इंपॉर्टेंस वाइज बात करें तो सबसे ज्यादा जो अमेंडमेंट इंपॉर्टेंट है वो सिर्फ और सिर्फ फेमा में है। फेमा की इसीलिए मैंने थोड़ी वीडियो भी अच्छे से लंबी बना कर दिया और सारे प्रोविजंस भी कवर करे हैं। तो गाइस, स्टार्ट कर लेते हैं इस वाली अमेंडमेंट वीडियो को भी, जो कि हमारी ज्यादा लंबी नहीं बनेगी। ठीक है, फटाफट से देखते जाएंगे हम। सबसे पहले बात करते हैं, हमारा इसमें कंपटीशन एक्ट के अंदर अमेंडमेंट आया है। कंपटीशन एक्ट के अंदर गाइस क्या अमेंडमेंट आया है? कंपटीशन एक्ट के अंदर गाइस आपने एक चीज पढ़ी थी जहां नोटिफिकेशन की बात करी गई थी, जिसमें एग्जेम्पशन बताए थे फ्रॉम द एप्लीकेशन ऑफ सेक्शन 5। ठीक है, तो एक वहां पर एक टेबल फॉर्म कुछ बना हुआ है, वहां पर बात करिए कहां कहां पर हमारे सेक्शन 5 के अंदर एग्जेम्पशन मिल जाएगी, लाइक सेक्शन 5 की एप्लीकेबिलिटी से एग्जेम्पशन मिल जाएगी। तो उसमें आपने एक पॉइंट पढ़ा था, वहां पर बात करी गई थी, अगर असेट जो है, असेट की वैल्यू जो है अप टू 350 करोड़ है, या फिर टर्नओवर जो है वो अप टू 1000 करोड़ है, तो वहां पर अगर इन इंडिया आपकी टोटल असेट की वैल्यू 350 करोड़ है और टर्नओवर जो है वो 1000 करोड़ तक है मैक्सिमम, तो उस केस में आपको 5 साल तक सेक्शन 5 के प्रोविजन नहीं लगेंगे। मैंने नोट्स में एक बॉक्स के अंदर ये चीज पढ़ाई थी कि आपके अगर ये वाली लिमिट्स के अंदर हैं तो आप पर सेक्शन 5 के प्रोविजन टोटल 5 ईयर्स तक नहीं लगेंगे। तो गाइज, यहाँ पर ये जो 5 ईयर्स था ना, ये हट गया है। 5 ईयर्स की जगह यहाँ पर एग्जाम्पशन जो है वो एक्सटेंड कर दिया है, वो 10 ईयर्स कर दी है। ठीक है, 10 ईयर्स तक सेक्शन 5 के प्रोविजंस नहीं लगेंगे। क्लियर। अब बात करते हैं इसके अंदर कॉम्पिटिशन एक्ट के अंदर एक और अमेंडमेंट आई है, जो कि हमारी उस अमेंडमेंट के अंदर भी हमसे सेम यही बात करी गई है। एक 5 ईयर की लिमिट थी, वहां पर 5 ईयर की क्या प्रोविजन था पहले मैं आपको बता दूं। वहां पर क्या था, नोटिफिकेशन आया था, वहां सेंट्रल गवर्नमेंट ने एग्जाम्प्ट करा था हर पर्सन और एंटरप्राइज को जो कि पार्टी टू द कॉम्बिनेशन है, मतलब उनको किस चीज से एग्जाम्पशन दी गई थी, फ्रॉम गिविंग अ नोटिस विद इन 30 डेज, मतलब उनको नोटिस 30 डेज तक में देने की जरूरत नहीं है। वो जो एग्जाम्पशन है ना गाइज, वो सिर्फ 5 ईयर्स के लिए मिली हुई थी। तो अब ये 5 ईयर्स को हटाकर यहाँ पर 10 ईयर्स सब्सटीट्यूट कर दिया। एग्जाम्पशन को इन्होंने और एक्सटेंड कर दिया कि 10 ईयर्स तक उनको एग्जाम्पशन रहेगी गवर्नमेंट की तरफ से। तो गाइस, कंपटीशन एक्ट के अंदर हमारे ये टोटल 2 ही अमेंडमेंट्स आए थे। अमेंडमेंट क्या है, बस 5 ईयर्स की जगह इन्होंने सब्सटीट्यूट कर दिया है, 5 ईयर्स की जगह 10 ईयर्स। तो आप अपने नोट्स में इसको सब्सटीट्यूट कर लेना, हटाकर 5 ईयर को 10 ईयर्स कर लेना। क्लियर। अब बात कर लेते हैं हमारे आईबीसी के अंदर अमेंडमेंट्स। तो गाइस, अगर अमेंडमेंट्स की बात करूँ आईबीसी के अंदर, तो अगर नंबर ऑफ अमेंडमेंट्स देखेंगे तो आप देखोगे काफी सारे अमेंडमेंट्स लगेंगे आपको। लेकिन अगर रेलेवेंसी की बात करूँ ना, तो कुछ खास रेलेवेंट नहीं अमेंडमेंट्स, मतलब आप देखोगे कुछ पॉइंट्स लाइक एक्सप्लेनेशन या फिर कुछ सब्सटीट्यूशन वगैरह हुआ है, लेकिन वो ऐसा खास इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन फिर भी हम सारे एक बार देखेंगे, वहां अगर कुछ पॉइंट्स मुझे इंपॉर्टेंट लगेंगे तो वो मैं आपको साथ के साथ बताती जाऊंगी। ठीक है, तो अमेंडमेंट्स हम देख लेते हैं आईबीसी के अंदर। सबसे पहले हमारा किस पॉइंट से रिलेटेड है, यहाँ पर जो पॉइंट है गाइस, वो मीटिंग ऑफ द कमेटी से रिलेटेड अमेंडमेंट है। तो यहाँ पर क्या पॉइंट बोला है, जो रिजोल्यूशन प्रोफेशनल है ना, वो कन्वीन कर सकता है मीटिंग ऑफ द सीओसी व्हेन ही कंसीडर नेसेसरी एंड शैल कन्वीन ए मीटिंग इफ ए रिक्वेस्ट टू द इफेक्ट इज मेड बाय मेंबर ऑफ कमेटी रिप्रेजेंटिंग 33% ऑफ वोटिंग राइट। यहाँ पर पहले क्या होता था, सीओसी की रिक्वेस्ट पे रिजोल्यूशन प्रोफेशनल मीटिंग कर सकता था, लेकिन इस चीज को एक्सप्लेन किया, इसको फर्दर एक्सप्लेन करके बताया कि अगर रिजोल्यूशन प्रोफेशनल चाहे ना तो वो खुद भी कर सकता है, जब उसको कंसीडर नेसेसरी लगे तो वो मीटिंग कन्वीन करा सकता है। तो यहाँ पर गाइस इसी चीज को थोड़ा सा और एलेबोरेट करके बताया है। यहाँ पर क्या बोलता है, रिजोल्यूशन प्रोफेशनल जो है वो कन्वीन कर सकता है मीटिंग को if he consider it necessary on a request received from the member of the committee and shall convene a meeting if the same is made by the member of COC representative at least 33% of the voting rights। so आपको ये दिमाग में रखना है कि ये जो एक तो वोटिंग राइट्स आपको दिमाग में रखने हैं कि 33%, ठीक है, लेकिन यहाँ
पर जो न्यू चीज है ना वो बस इस चीज को फर्दर क्लैरिफाई करा है कि इसको अगर खुद को लगे ना एज इट अगर उसको कंसिडर नेसेसरी तो भी इसके ये मीटिंग कन्वीन करा सकता है। तो और यहाँ पर साथ साथ बताया जो रिजोल्यूशन प्रोफेशनल है वो प्लेस भी कर सकता है प्रपोजल रिसीव फ्रॉम द मेंबर ऑफ कमेटी इन ए मीटिंग इफ ही कंसिडर नेसेसरी एंड शैल प्लेस द प्रपोजल इफ द सेम इज मेड बाय मेंबर ऑफ द कमेटी रिप्रेजेंटिंग एटलीस्ट 33% ऑफ द वोटिंग राइट। मतलब अगर उसको खुद को लगे तो भी प्लेस कर सकता है प्रपोजल को, अगर मेंबर ऑफ कमेटी बोलते हैं ना बाय 33% ऑफ वोटिंग राइट्स तो भी प्रपोजल प्लेस किया जा सकता है। तो यहाँ पर बस एक यही पॉइंट है जो आपको बताना था। बाकी हमारा सेकेंड अमेंडमेंट पर आ जाएंगे। सेकेंड अमेंडमेंट जो है वो हमारी किस चीज से रिलेटेड है, वो है डिस्पोज ऑफ शो कॉज नोटिस। तो शो कॉज नोटिस के अंदर आपने देखा था उसको हमारा जो डिसिप्लिनरी कमेटी होती है उसको वो शो कॉज नोटिस डिस्पोज ऑफ करना होता है। जो शो कॉज नोटिस है वो डिस्पोज ऑफ करे विद इन ए पीरियड ऑफ 35 डेज। मतलब पहले क्या था, यहाँ पर अमेंडमेंट क्या है ये गाइस, पहले जो था वो हमारा 180 दिन की लिमिट थी। तो अब 180 दिन आपके नोट्स में होंगे, उसे काट देना, 180 दिन नहीं है, अब इसको विद इन 35 डेज जो है नोटिस को डिस्पोज ऑफ करना पड़ेगा। क्लियर। बस यहाँ पर हमारा जो इसमें इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट थी वो यही थी। तो अब इसके बाद जो है हमारी अमेंडमेंट वो किस चीज से रिलेटेड है, वो है रिकॉर्ड और एविडेंस। हमारी थर्ड अमेंडमेंट जो है वो रिलेटेड है रिकॉर्ड और एविडेंस ऑफ ट्रांजेक्शन डेट एंड डिफॉल्ट बाय ऑपरेशनल क्रेडिटर। मतलब अगर कोई डिफॉल्ट बाय ऑपरेशनल क्रेडिटर है तो उस केस में हमारी एप्लीकेशन जाती थी ना, कुछ डॉक्यूमेंट्स भी अटैच होते थे। तो यहाँ पर वही चीज बोलिए ऑपरेशनल क्रेडिटर जो है अलॉन्ग विद द एप्लीकेशन अंडर द सेक्शन 9। सेक्शन 9 के अंदर हमारी एप्लीकेशन जाती थी, आपको याद है ना, ऑपरेशनल क्रेडिटर, कॉर्पोरेट डेटर और हमारे फाइनेंशियल क्रेडिटर से रिलेटेड सेक्शन हमने पढ़ा था 7, 8, 9, 10 इन 4 सेक्शंस में पढ़ा था। तो सेक्शन 9 के अंदर तो फर्दर कॉपीज जो है ना ऑफ द रेलेवेंट एक्सट्रैक्ट ऑफ द फॉर्म GSTR 1 एंड द GSTR 3B, इनको जो हमारी GSTR 1 और GSTR 3B जो फाइल करी है उनके एक्सट्रैक्ट उन फाइलिंग फॉर्म्स को भी ना इसके साथ वो उसकी कॉपी फर्निश करनी रहेगी। लाइक जो हमारे मतलब डॉक्यूमेंट जो भी जाते थे, ठीक है, उसमें हमारी 2 चीज और ऐड कर दी है, GSTR 1 और GSTR 3B की कॉपी। ठीक है, जो भी रिटर्न आप फाइल करते हो उनकी कॉपीज आपको इसमें अटैच करके भेजनी है अंडर द प्रोविजंस ऑफ द relevant laws relating to the goods and service tax। GST के अकॉर्डिंग GSTR 1 और 3B जो भी फाइल करी जाएंगी उनकी कॉपीज इसमें अटैच करी जाएंगी, साथ साथ कॉपी ऑफ ई-वे बिल भी जाएगी। ठीक है, क्लियर। कॉपी ऑफ ई-वे बिल GSTR 1 और GSTR 3B दोनों, ये तीनों चीजें जाएंगी जहां पर भी ये एप्लीकेबल होगा। ये वर्ड जो है ना गाइस ये इंपॉर्टेंट है, वेयर एवर एप्लीकेबल। क्यों इंपॉर्टेंट है मैं आपको बता, अगर आपके ऊपर रजिस्ट्रेशन लेने का रिक्वायरमेंट ही नहीं है, ठीक है, तो आप GST फाइल नहीं कर रहे होंगे। अगर आप GST फाइल नहीं कर रहे होंगे तो GSTR 1 और 3B आपको फर्निश करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर वही चीज बोल गया, प्रोविजंस ऑफ द रेगुलेशन अप्लाई नहीं होंगे टू दोज ऑपरेशनल क्रेडिटर who do not require registration and to those goods and services which are not covered under any law relating to the goods and सर्विस टैक्स। ठीक है, जिन पर रजिस्ट्रेशन का रिक्वायरमेंट नहीं है उनको GSTR 1 और 3B की कॉपीज जो है वो एज ए डॉक्यूमेंट देने की जरूरत नहीं है। अब साथ साथ इसमें एक 2B के साथ साथ एक 2C पॉइंट और ऐड करा है जिसमें बात करी है सबमिशन ऑफ इन्फॉर्मेशन अलॉन्ग विद द एप्लीकेशन। जब एप्लीकेशन जा रही है ना गाइस तो उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन और देनी रहेगी। जब फाइनेंशियल क्रेडिटर और ऑपरेशनल क्रेडिटर एप्लीकेशन फाइल करेंगे अंडर द सेक्शन 7 और 9, ऊपर वाले केस में क्या था, ऊपर वाले केस में गाइस जो रिक्वायरमेंट है सिर्फ ऑपरेशनल क्रेडिटर के लिए थी। लाइक ऑपरेशनल क्रेडिटर जब भी एप्लीकेशन फाइल करेगा अंडर सेक्शन 9 तो ये कॉपी जो है इसको अटैच करनी रहेंगी। जो ये नीचे है ये हमारी ऑपरेशनल क्रेडिटर और द फाइनेंशियल क्रेडिटर इन दोनों के लिए है। While filing the application under the section 7 or 9 as the case may be also furnish of his or its, इनको क्या क्या चीज देनी पड़ेगी, एक तो पैन देना पड़ेगा, परमानेंट अकाउंट नंबर, आप देख ही रहे हो पैन कितना इंपॉर्टेंट होता जा रहा है, तो इनको एक पैन देना पड़ेगा और साथ साथ इनको ईमेल आईडी भी फर्निश करनी पड़ेगी। क्या क्या चीज देनी पड़ेगी, डिटेल्स ऑफ हिज पैन नंबर और द ईमेल आईडी। ये क्लियर है। अब आगे देखते हैं, इसके अंदर एक चीज और बताई है, थर्ड पॉइंट यहाँ पर क्या बताया। तो गाइस अपने रेगुलेशन 4 के अंदर पढ़ा था IRP को क्या है, कुछ डॉक्यूमेंट अगर चाहिए तो वो ले सकता है, उसके पास राइट है। तो यहाँ पर वही बात करी है, द पर्सनल ऑफ द कॉर्पोरेट डाटा एंड इट्स प्रोमोटर एनी अदर पर्सन एसोसिएटेड विद द मैनेजमेंट ऑफ कॉर्पोरेट डाटा शेल प्रोवाइड द इन्फॉर्मेशन। इनको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी रहेगी विद इन सच टाइम एंड सच फॉर्मेट एज सॉर्ट बाय द IRP। जैसा वो कहे IRP या रिजोल्यूशन प्रोफेशनल उनको इन्फॉर्मेशन देनी रहेगी, किसको, कॉर्पोरेट डाटा को, इस प्रोमोटर और पर्सन जो भी उससे एसोसिएट है। लाइक इसमें ना यार देखो
थोड़ा सा ना क्लैरिफिकेशन दे दिया है। पहले तो बस ये बात बोली गई थी ये इसके पास हक है, ये ले सकता है। अब इन्होंने बोला है कि आपको इन्फॉर्मेशन देनी रहेगी, शैल प्रोवाइड द इन्फॉर्मेशन। तो बस इससे ना कुछ खास आप देखोगे ना चेंजेस, मतलब लगेगा नहीं कि ऐसी कोई बड़े अमेंडमेंट्स आ गए, नहीं, बस थोड़ा थोड़ा ना क्लैरिफिकेशन इन लोगों ने किया है। लाइक अभी यहाँ पे बोला द क्रेडिटर शैल प्रोवाइड टू द IRP और RP एज द केस में बी द इन्फॉर्मेशन इन रेस्पेक्ट ऑफ इट्स असेट एंड लाइबिलिटीज ऑफ द कॉर्पोरेट डेटा। ठीक है, यहाँ ऊपर इन्फॉर्मेशन की बात करी गई थी, यहाँ असेट एंड लाइबिलिटीज की बात करी गई है। आपको मैं बता दूं, आप ये जो अमेंडमेंट नोट्स है ना, ये वैसे भी ICI के हैं तो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो ये अमेंडमेंट नोट्स में ना, जैसे मैंने ये चीज हाईलाइट करी है ना, आप थोड़ा सा ये करके जाना। अगर ये दो चीज अगर मेरी हाईलाइट रहेंगी ना, मुझे पता है कि यहाँ क्या बात करी है, इन्फॉर्मेशन देने की बात करी है और असेट एंड लाइबिलिटीज देने की बात करी है। एग्जाम में मेरे को ना ढूंढने में टाइम ज्यादा वेस्ट नहीं होगा। तो वही चीज मैं आपको बोलती हूँ कि आप इस तरीके से मेरे नोट्स जैसे मैंने हाईलाइट किए हुए हैं, ऐसे आप अपने नोट्स भी हाईलाइट करें। तो यहाँ गाइस अब 4th अमेंडमेंट देख लेंगे। 4th अमेंडमेंट जो है वो बात करती है हमसे 4th अमेंडमेंट के अंदर क्या बोला गया है। 4th अमेंडमेंट के अंदर बोला है, बस एक ये लाइन जो है ये सब्स्टिट्यूट कर दी है। मतलब इसमें क्या बताया, जो डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स है ना वो कंडक्टेड होंगी इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया यानी IBBI इंस्पेक्शन एंड इन्वेस्टिगेशन रेगुलेशन 2017। ठीक है, कोई खास अमेंडमेंट है नहीं, बस इसमें ये बता दिया है कि अब इसके अकॉर्डिंग ये बस ऐड कर दिया, होती उसी के अकॉर्डिंग है। तो इन्होंने क्या है, इनको ऐड कर दिया है कि ये रूल रेगुलेशन जो है इसके अकॉर्डिंग डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स कंडक्ट की जाएंगी। अब एक फास्ट ट्रैक इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस से रिलेटेड एक अमेंडमेंट है। यहाँ पर क्या बोला है, जो हमारी 5th अमेंडमेंट है इसमें फास्ट ट्रैक इंसॉल्वेंसी कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी जो हमारी फास्ट ट्रैक CIRP है उससे रिलेटेड बात करी गई है। आपने फास्ट ट्रैक CIRP के अंदर 3 पॉइंट्स देखे थे। 3 पॉइंट किस चीज से रिलेटेड थे, वो थे कि हमारी जो फास्ट ट्रैक CIRP है वो किस किस केस में एप्लीकेबल होती है। तो गाइज आपने वहां देखा था एक स्मॉल कंपनी लिखा हुआ था। ठीक है, स्मॉल कंपनी पे एप्लीकेबिलिटी होती है। कि हमारी स्टार्टअप का थोड़ा सा डिटेल में था, स्टार्टअप जो अदर देन पार्टनरशिप फर्म थी। ठीक है, अदर देन पार्टनरशिप फर्म जो डिफाइंड करी गई थी बाय मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। लेकिन वहां जो नोटिफिकेशन की डेट थी ना गाइज, वो नोटिफिकेशन की डेट जो थी वो 23 मई 2017 थी। ठीक है, 23 मई 2017 थी नोटिफिकेशन की डेट। अब उसको यहाँ पर चेंज कर दिया गया है। अब 23 मई 17 नहीं है, अब 19 फरवरी 2019 के हिसाब से जो स्टार्टअप डिफाइंड है उनके ऊपर हमारा फास्ट ट्रैक CIRP एप्लीकेबल होगा। तो हमारे 3 पॉइंट से नोट्स के अंदर एक स्मॉल कंपनी, एक स्टार्टअप से रिलेटेड था, एक थर्ड था हमारा अनलिस्टेड कंपनी जिसकी टोटल असेट जो है वो नॉट एक्सीडिंग 1 करोड़, अप टू 1 करोड़ होनी चाहिए। तो वहां पर हमारी फास्ट ट्रैक CIRP एप्लीकेबल हो जाती थी। ठीक है, तो ये हमने प्रोविजंस पढ़े थे, मैंने आपको साथ के साथ प्रोविजंस भी रिवाइज करा दिया है। ठीक है, तो बात क्या है यहाँ पर, जो हमारा अमेंडमेंट है वो हम जान लेते हैं। अमेंडमेंट जो है ना मेन वो ये है कि यहाँ पर जो स्टार्टअप है ना अदर देन द पार्टनरशिप फर्म एज डिफाइंड, ये सेकंड वाला पॉइंट जो है इसमें चेंज आया है। ठीक है, यहाँ पर जो भी हमारा स्टार्टअप है अदर देन पार्टनरशिप फर्म एज डिफाइंड इन द नोटिफिकेशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, जो कि डेटेड करी गई थी 19 फरवरी 2019, पब्लिश्ड इन द गैजेट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो पहले जो आप नोट्स में देखोगे ना वहाँ 23 मई 2017 है, उसको काट देना और 19 फरवरी 2019, और ये डेट थोड़ा दिमाग में रख लेना, क्या पता है इस पे क्वेश्चन बनकर आ जाए, क्योंकि फास्ट ट्रैक CIRP एज यू नो इज अ इम्पोर्टेंट टॉपिक। ठीक है, तो यहाँ पर जो डेट रहेगी वो आप काट कर 19 फरवरी 2019 लिख देना। क्लियर। अब ये हमारी 5th अमेंडमेंट भी हो गई है। 6th अमेंडमेंट पे आ जाओ, जो कि हमारी वॉलंटरी हमारी लिक्विडेशन प्रोसेस थी ना, लिक्विडेशन के अंदर आप वॉलंटरी भी जा सकते हो, तो उससे रिलेटेड अमेंडमेंट है। यहाँ पर गाइस क्या बात करी गई है, यहाँ पर बताया गया है पर्टिकुलर सेक्शन के अंदर, जो कॉर्पोरेट पर्सन हैज मेड द प्रोविजन फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ इट्स रिकॉर्ड आफ्टर द डिसोल्यूशन, मतलब डिसोल्यूशन के बाद भी अगर वो अपने प्रिजर्व करना चाहता है रिकॉर्ड्स को तो वो कर सकता है। तो ये कोई खास अमेंडमेंट नहीं है, जस्ट दी हुई है, तो हमें एक बार बस पढ़ना था, हमने देख लिया है। अब 7th अमेंडमेंट बात कर लेते हैं, जो कि हमारी लिक्विडेशन प्रोसेस से रिलेटेड है। लिक्विडेशन प्रोसेस के अंदर एक फीस रिलेटेड प्रोविजन बात करी गई है, जहां पर बताया है वेयर नो फीस हैज बीन फिक्स, कोई फीस अगर फिक्स नहीं करी है तो उस केस में फीस कैसे डिफाइन करोगे। तो कंसल्टेशन कमेटी में फिक्स द फीस ऑफ द लिक्विडेटर इन इट्स फर्स्ट मीटिंग, जो पहली मीटिंग कंडक्ट करी जाएगी ना, आप उसमें लिक्विडेटर की फीस डिफाइन मतलब फिक्स कर लेना। तो बस ये चीज बताइए, कंसल्टेशन कमेटी में फिक्स द फीस ऑफ द लिक्विडेटर इन इट्स फर्स्ट मीटिंग। क्लियर। अगर आपको ये पेज आइडेंटिफाई करने में दिक्कत हो रही हो तो यहाँ पे सबके नीचे लिखे हुए हैं पेज नंबर, आप उसके अकॉर्डिंग अपने आप देख लेना। ठीक है, बाकी मैं एक बार बस आपको अमेंडमेंट्स थोड़ा बता दे रही हूँ क्या क्या अमेंडमेंट्स आई हैं। इसी की कंटिन्यूएशन में एक रेगुलेशन 34 में एक चीज और है, एक सब रेगुलेशन 1 के बाद एक सब रेगुलेशन और इंसर्ट करा गया है,
जिसके अंदर बताई गई है फॉर द केसेस कवर्ड अंडर द सब रेगुलेशन 2 ऑफ द रेगुलेशन 35 द लिक्विडेटर शैल प्रिपेयर, लिक्विडेटर को क्या प्रिपेयर करना है, असेट मेमोरेंडम इन अकॉर्डेंस विद हिज रेगुलेशन विद इन कितने दिन के अंदर 75 डेज फ्रॉम द लिक्विडेशन कमेंसमेंट डेट। अगर आज लिक्विडेशन कमेंस हुआ है ना, यहाँ से 75 दिन के अंदर इसको एक असेट मेमोरेंडम प्रिपेयर कर लेना है। ठीक है, तो ये आप थोड़ा सा दिमाग में रख लेना। अब बात कर लेते हैं 8th अमेंडमेंट की। ठीक है, तो 8 पॉइंट जो है वो किस चीज से रिलेटेड है, ये हमारा रेगुलेशन 36 से रिलेटेड है। रेगुलेशन 36 के अंदर हमारी क्या बात करी है, उससे पहले एक एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। ऊपर यहाँ पर क्लैरिफिकेशन दिया है दैट द मीटिंग may be convened under the sub-regulation till the resolution plan is approved under the subsection 1 of the section 31 or order for liquidation is passed। मतलब एंड अभी इसको पूरा पढ़ लेते हैं एंड डिसाइड ऑन मैटर विच डू नॉट अफेक्ट द रिजोल्यूशन प्लान सबमिटेड बिफोर द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। मतलब यहाँ पर उस चीज को थोड़ा सा डिफाइन करा है कि जो हमारी जो मीटिंग है ना, ये कब तक हो जानी चाहिए, जब तक कि लिक्विडेशन प्लान अप्रूव नहीं हुआ है उससे पहले आप मीटिंग करा लो, या फिर ऑर्डर फॉर लिक्विडेशन पास नहीं हो जाता। क्योंकि अगर ये दोनों चीज हो चुकी है और आपका जो रिजोल्यूशन प्लान है ये एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास जा चुका है, सबमिट हो चुका है एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास, तो उस केस में आप क्या है, आप कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ यही चीज बोली है, ये हमारे जो मैटर्स डिसाइड हुए हैं ना वो अफेक्ट नहीं होंगे द रिजोल्यूशन प्लान सबमिटेड बिफोर द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, वो अफेक्ट नहीं होना चाहिए जो भी मैटर डिसाइड हुआ है। तो आप ना जब तक ये एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास नहीं सबमिट हो जाता आप तब तक कन्वीन कर लीजिए। ठीक है, तो वो बस एक एक्सप्लेनेशन है जो कि आप पहले भी पढ़ चुके हो। ठीक है, कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। हम नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पर रेगुलेशन 36 के अंदर बात करिए, जो हमारा रिजोल्यूशन प्रोफेशनल होता है उसको सबमिट कर देनी है इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम इन द इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म टू ईच मेंबर ऑफ सीओसी। आपने हम ऊपर रेगुलेशन 36 जो पढ़े थे अपने नोट्स के अंदर, वहां पर देखा था कि जो हमारी इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम होता है ना, अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में देनी है तो वो कितने टाइम के अंदर दे देनी है, जो आपके नोट्स में है वो लिखा हुआ है विद इन 2 वीक ऑफ हिज अपॉइंटमेंट बट नॉट लेटर देन 54th डे फ्रॉम द इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट। विद इन 2 वीक्स ऑफ इस अपॉइंटमेंट दे देना है। ठीक है, लेकिन कितना लेट कर सकते हो आप, मैक्सिमम इतना कर सकते हो, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। कितना, 54th डे ऑफ द इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट। तो यहाँ ये चीज जो अमेंडमेंट आई है वो किसी के आज आया है, आप इसको काट देना, अब ये नहीं है, अब इसकी जगह सब्स्टिट्यूट कर दिया इन्होंने। सब्स्टिट्यूट जो करा है ना वो वर्ड, वो क्या करा है, on or before the 95th day from the insolvency commencement date shall be substituted। तो अब टोटल मिला के पता क्या बनता है आपका, बनेगा on or before 95th day from the insolvency commencement date ऐड कर देना। तो अगर इम्पोर्टेंसी की बात करूँ तो ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो इसे ध्यान में रखना। अब आगे देख लेते हैं, आगे क्या बताया है हमारा यहाँ पर। 9th जो है गाइज, 9th में आपको बता दूं ये ऐसा कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, एक थोड़ा फर्दर क्लैरिफाई कर दिया, और जो कि हमारे लास्ट में पेजेस है ना उससे रिलेटेड है, तो ये इंपॉर्टेंट भी नहीं है। आप चाहो तो आप इसको स्किप कर सकते हो। ठीक है, ये क्लियर। अब 10th पर आ जाइए। 10th अमेंडमेंट बात करती है, इसमें हमारा एक सब रेगुलेशन इंसर्ट करा है। ठीक है, सब रेगुलेशन 1 है हमारा अंडर द रेगुलेशन 4, अब इन्होंने एक 2 और इंसर्ट करा है जिसमें बात करी है नो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एंटिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय द बोर्ड अंडर द रेगुलेशन 13 shall be eligible to be registered as an insolvency professional if the entity या फिर इसके पार्टनर या डायरेक्टर as the case may be is not fit and proper person। मतलब एक चीज बताई गई है, अगर वो फिट एंड प्रॉपर पर्सन नहीं है, कौन कौन, एंटिटी या इसके पार्टनर या फिर डायरेक्टर, अगर ये फिट एंड प्रॉपर पर्सन नहीं है तो ये इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एंटिटी जो है ना वो कभी भी इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल नहीं बन सकती, कभी भी एलिजिबल नहीं रहेगी टू बी रजिस्टर्ड एज एन इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल। ठीक है, तो आपको ये वर्ड याद रखना है, फिट एंड प्रॉपर पर्सन होना जरूरी है। क्लियर, बस यही है यहाँ पर अमेंडमेंट। आ जाओ 11th अमेंडमेंट पर, जो कि हमारी बात करती है अमेंडमेंट इन लिक्विडेशन रेगुलेशंस में आई है। तो इसमें हमारा ये जो पॉइंट्स है ना, ये सारे पॉइंट्स ऐड हुए हैं, ये हमको एक बार रीड कर लेने हैं। तो मैं एक बार बता देती हूँ मोटा मोटी इसके अंदर क्या है। मतलब जो हमारी सीओसी है ना, जो कंस्टिट्यूट हुई है ड्यूरिंग द CIRV, उसको फंक्शन करने पड़ेंगे एज ए SCC। यहाँ मेनली हमारी SCC से रिलेटेड बात करी गई है, स्टेक होल्डर कंसल्टेशन कमेटी। ठीक है, COC को एज ए फंक्शन करना पड़ेगा एज ए SSC इन द फर्स्ट 60 days आफ्टर द एडजुडिकेशन ऑफ द क्लेम्स एंड विद इन 60 days ऑफ इनिशिएशन ऑफ प्रोसेस दो SSC शैल बी रिकंस्टिट्यूट। अगर आप चाहो तो क्लेम्स एडजुडिकेटेड होने के बाद या फिर विद इन 60 days ऑफ जो प्रोसेस स्टार्ट हुई है तो आप SCC को रिकंस्टिट्यूट भी कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट में बताया लिक्विडेटर को मैंडेट हो जाता है कंडक्ट करना द मीटिंग ऑफ द SCC इन स्ट्रक्चर्ड एंड द टाइम बाउंड मैनर।
Third one is scope of mandatory consultation by the liquidator with SCC has been enlarged कर दिया. Now SCC जो है may even propose कर सकती है replacement of liquidator to the adjudicating authority. फिक्स भी कर सकती है the fees of liquidator if COC did not fix the same during CIRP. अगर COC नहीं कर पा रहे हैं, ये याद रखना है, ऐसा नहीं है इसके पास डायरेक्ट हक आ गया है, नहीं, अगर COC नहीं कर पा रहा है तो ही ये फिक्स कर सकता है. ठीक है. इफ एनी क्लेम इज नॉट फाइल्ड, क्लेम अगर फाइल नहीं हुए हैं ड्यूरिंग द लिक्विडेशन प्रोसेस, जो अमाउंट कॉलेक्ट करे हैं ड्यूरिंग द CIRP उन्हें वेरीफाई करे जाएंगे बाय द लिक्विडेटर. Wherever the COC decide the process of compromise or arrangement may be explored during the liquidation process, the liquidator shall file the application only in such case before the adjudicating authority for considering the proposal of compromise or arrangement if any within the 30 days of order of liquidation. ठीक है. तो वही चीज़ है गाइज, इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा समझाने की जरूरत है, बस SEC से रिलेटेड बता दिया है कि अब इसको थोड़ी इंपॉर्टेंसी दे दी गई है, जो स्कोप है वो लार्ज कर दिया गया है, और जो इसकी हमारी मीटिंग है ना ऑफ द SEC, ये स्ट्रक्चर एंड टाइमली बाउंड मैनर में होनी चाहिए. ठीक है. तो वही सब चीज़ें बताई हैं, और जो हमारी COC है वो फंक्शन करेगी एज ए SCC. ठीक है. विद इन फर्स्ट 60 डेज, उसके बाद आप चाहो तो रिकंस्टिट्यूट करा सकते हो उन्हीं विद इन 60 डेज के अंदर. थोड़ा बस एक बार इसे रीड कर लेना. ठीक है. क्लियर. अब इसके बाद देख लेंगे हमारी जो 12th नंबर अमेंडमेंट है वो किस चीज से रिलेटेड है. तो उससे हमारा कुछ पेमेंट से रिलेटेड बात करी गई है. यहाँ पर जो हमारा 10 वर्ड था वो हमारा 20 इंस्टीट्यूट कर दिया है, सब्सटीट्यूट कर दिया है. कैसे करा है वो एक बार देखना. जो हमारा रेगुलेशन 7 के अंदर ना हमारा C क्लॉज में पे टू द बोर्ड अ फीस ऑफ 20,000 रुपीज, यहाँ पर 10,000 रुपीज था, उस 10 को हटा के इन्होंने 20 कर दिया है. ठीक है. 20,000 रुपीज इन केस ऑफ इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल इज एन इंडिविजुअल. इंडिविजुअल के केस में तो हमारा 20,000 रुपये रहेगा. ठीक है. 20,000 रहेगा. और एक फीस ऑफ 2 लाख इन केस ऑफ इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल इज एन इंसॉल्वेंसी, क्या है वो हमारी इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एंटिटी है. अगर वो एंटिटी है तो उस केस में हमारी फीस जो है वो 2 लाख हो जाएगी. every 5 year after the year in which the certificate is granted and such fee shall be paid on or before 30th April of the year it falls due. क्लियर. बस आपको यहाँ पे याद रखना है कि जो अमेंडमेंट हुई है वो हमारी 10,000 की जगह 20,000 हो गई है. क्लियर. नेक्स्ट जो बात करी है वो हमारी पॉमला की अमेंडमेंट्स आ जाएंगी. ठीक है. जो हमारा पॉमला का मतलब है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट. इंपॉर्टेंस की बात करें तो ये चैप्टर अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है. तो ये चैप्टर आप बिल्कुल अच्छे से करके जाना. सबसे खास बात जो है ना वो इस चैप्टर की वो ये है, इसमें लिमिटेड टॉपिक्स है. ठीक है. आपको पेजेस ज्यादा लगेंगे लेकिन लास्ट के पेजेस कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, और इंपॉर्टेंट में मैं आपको वीडियो में बता भी चुकी हूँ कि कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है. इवन इस चैप्टर के नहीं, मैं तो आपको सारे चैप्टर्स बता चुकी हूँ. अगर आपने वो नहीं देखी है तो ये वीडियो जरूर देख लेना, उसमें सारे टॉपिक्स बताए हैं मैंने इकोनॉमिक लॉ के. ठीक है. तो वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको जरूर करने हैं, वो स्किप नहीं करने हैं, क्योंकि मेरे को आप देखोगे ना तो काफी लोगों से ये फीडबैक मिला है कि मेरे को जो मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए ना उसमें से काफी टॉपिक्स उनको उन्हीं में से ही देखने को मिले हैं, उन्हीं पर ही क्वेश्चन बनते हुए दिखे हैं. तो वो टॉपिक्स अगर आपके पास टाइम कम है तो आप वो टॉपिक्स जरूर कर लेना. ठीक है. अब फॉर्मूला के अंदर हम देख लेते हैं. यहाँ पर बात करी गई है पावर टू मेक रूल्स. रूल नंबर 9 शैल नॉट अप्लाई टू द फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर. पहले आप देख लो रूल 9 के अंदर ऐसी क्या चीज बताई गई थी जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर पर एप्लीकेबल नहीं है. तो गाइस मैं आपको बता दूं, सब रूल 1 ऑफ द रूल 9 ऑफ द फॉर्मूला बताया गया है, जो हमारी रिपोर्टिंग एंटिटी होती है ना, इसको क्या है विद इन 10 डेज क्लाइंट्स KYC रिकॉर्ड जो है वो सबमिट कर देने होते हैं सेंट्रल KYC रिकॉर्ड रजिस्ट्री को. ठीक है. विद इन 10 डेज के अंदर क्लाइंट के सारे KYC रिकॉर्ड्स सेंट्रल KYC रिकॉर्ड रजिस्ट्री को दे देने होते हैं. लेकिन ये जो प्रोविजन है ना, ये प्रोविजन जो है ये एप्लीकेबल नहीं होगा, नॉट अप्लाई. ये प्रोविजन जो है ये अप्लाई नहीं होगा टू द फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर. ठीक है. आपको बस इतना याद रखना है कि ये जो रिकॉर्ड्स जो है ये इस केस में नहीं देने रहेंगे. और इसके अंदर फॉर्मूला के अंदर हमारी सेकेंड अमेंडमेंट जो है वो है रिलेटेड टू द एक अपॉइंटमेंट करे गए हैं. लाइक यहाँ पर हमारी जो फॉर्मूला के अंदर बताया कोई अथॉरिटीज एंड अदर ऑफिसर अपॉइंटमेंट एंड पावर ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर टू एक्सरसाइज पावर विद रिगार्ड टू द स्पेसिफाइड डीलर्स. ठीक है. पहली बात तो मैं स्पेसिफाइड डीलर्स की बात करूंगी, क्या क्या किस किस केस में अपॉइंटमेंट हुआ है, और फिर बताऊंगी किस किस को अपॉइंट करा और किसने किया है. तो इसके अंदर जो ऑथराइजेशन है ना वो सेंट्रल गवर्नमेंट को है. सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करी है किसको, हमारे प्रिंसिपल एडिशनल डायरेक्टर जनरल और सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम एज द डायरेक्टर टू एक्सरसाइज द पावर. पावर किस किस केस में हमारी एक्सरसाइज करने की बात करी गई है विद रिगार्ड टू द डीलर्स इन द प्रीसियस मेटल्स. आपको ये वर्ड्स याद रखने हैं, मैं आपको फिर से बता दूं, इन द
आपको ये वर्ड्स कौन कौन से याद रखने हैं, इन द प्रीसियस मेटल्स एंड प्रीसियस स्टोन्स एंड द रियल एस्टेट एजेंट विद इफेक्ट फ्रॉम द 15th डे ऑफ द नवंबर 22। ठीक है, तो आपको ये 3 वर्ड्स याद रखना है, प्रीसियस मेटल्स और प्रीसियस स्टोन्स एंड द रियल एस्टेट एजेंट के डीलर्स जो हैं उन पर यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट ने और ऑफिसर अपॉइंट कर दिया है। ठीक है, तो कौन कौन ऑफिसर अपॉइंट करे हैं, प्रिंसिपल एडिशनल डायरेक्टर जनरल और सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम एज ए डायरेक्टर किया है इनको कि पावर एक्सरसाइज करो इन डीलर्स पर। ठीक है, क्लियर। तो ये हमारी पॉमला की अमेंडमेंट्स भी कंप्लीट हो गई है। तो अब इसके बाद हमारी अमेंडमेंट्स जो हैं वो फेमा की हैं, जिसके लिए एक सेपरेट वीडियो मैं आपको प्रोवाइड कर चुकी हूँ। अगर वो नहीं देखा है तो उसे जरूर देख लेना। मैं बिल्कुल भी देखो ऊपर जब जो चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं होती मैं आपको वहाँ बोल देती हूँ कि इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं है, नहीं है। लाइक अभी अगर आप इस ओवरऑल वीडियो का कंक्लूजन देखो तो थोड़े बहुत चीज़ें ही कुछ इंपॉर्टेंट निकली हैं। तो इसीलिए मैंने आपको सारा बता दिया है कि ये चीज़ें आपको करनी है तो वो कर लेना। फेमा के लिए मैं आपको फिर से बोल रही हूँ, इसको स्किप मत करना। अमेंडमेंट्स में से चीज़ें आ सकती हैं, बिल्कुल आ सकती हैं, और अमेंडमेंट्स जो है वो ओडीआई में आई हैं सबसे ज़्यादा। ठीक है, वो इम्पोर्टेंट भी है और मैंने सारे नोट्स भी बनवाए हैं आपको। इसके बाद और कुछ भी अमेंडमेंट्स नहीं है फेमा के बाद। लास्ट अमेंडमेंट जो है वो फेमा से रिलेटेड है। फेमा के बाद कोई भी अमेंडमेंट्स नहीं है। यहाँ तक मैं पूरा फेमा के अंदर पढ़ा चुकी हूँ। ठीक है, तो आई होप आपने वहाँ से वो कर लिया होगा। अगर नहीं किया है तो वो वीडियो अभी 1-2 दिन पहले ही मैंने डाली है, तो आप उसको फटाफट से कंप्लीट कर लीजिए, स्किप नहीं करना है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। ठीक है, फेमा अगर देखो आप पूरा करने के चक्कर में पड़ोगे ना, फेमा और आईबीसी, इनसे लोग डरते हैं, पता नहीं क्यों। ठीक है, इनको अगर पूरा करने के चक्कर में पड़ोगे ना तो कुछ भी हाथ में नहीं आएगा, मैं सच बोल रही हूँ। आईबीसी के अंदर मैंने हजारों बार बोला है आपको सेक्शन 7, 8, 9, 10 ये चारों चैप्टर का ना मैंने एक चार्ट प्रोवाइड करा है, जो मुश्किल से 1-1.5 पेज का सा चार्ट है। ठीक है, वो टेलीग्राम ग्रुप में है, आप उस चार्ट को देख लो बस। उसमें पूरा प्रोसेस बताया है, कैसे कैसे प्रोसेस है कि कैसे एप्लीकेशन किया जाता है, तो वो आप अच्छे से वहाँ से चार्ट से इजीली रिटेन कर पाओगे। ठीक है, जैसे इस अगर मैं स्टडी मटेरियल की बात करूँ ना, ये जो 12-15 पेज में जो है पूरा, वो मैंने 1-1.5 पेज के चार्ट में पूरा उतारा हुआ है। तो वो ठीक है, वहाँ मैंने मेहनत की है, तो वो काफ़ी लोगों को उससे हेल्प भी हुई है। तो आप एक बार जस्ट देख लेना, अगर आपको लगता है ठीक है काम का है तो आप उसको यूज़ कर सकते हो। फेमा के अंदर बात करूँ शेड्यूल्स की, ठीक है, शेड्यूल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसको बहुत अच्छे से कर लेना। और सारे शेड्यूल्स को मैंने वीडियो के अंदर ना, जो हमारे तीनों शेड्यूल है उन तीनों को मैंने पूरी एक स्टोरी के थ्रू आपको याद भी कराया है, तो वो चीज़ें बड़े अच्छे से देख कर जाओ। अगर मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक को फिर से बताने बैठूंगी तो ये वीडियो लॉन्ग हो जाएगी, जबकि ये सिर्फ अमेंडमेंट वीडियो है। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक के लिए मैं फिर से बता दूं आपको, चैनल पर पूरा टॉपिक्स वाइज पड़ा हुआ है कि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, तो वो कवर कर लेना। ठीक है, तो आपको उससे ज़रूर कुछ ना कुछ बेनिफिट मिलेगा, आई गारंटेड उससे बेनिफिट आपको मिलेगा, देखना। और गाइस अगर आपको किसी और टॉपिक पे या फिर किसी और चीज़ से रिलेटेड कोई भी आपको डाउट्स हैं, कैसा भी कुछ भी आपको इकोनॉमिक लॉ या लॉ से रिलेटेड आपको कुछ भी बात करनी है, कुछ भी पूछना है, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर कोई और वीडियो लेकर आनी है तो मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगी, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। ठीक है, तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो टिल देन टेक केयर, थैंक यू।